सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ रहे होइएगा। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और आज हम आप लोगों के लिए सर्कुलर मोशन से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लाइव वीडियो के ज़रिए जो है हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए शुरू किया जाए, देर न करते हुए शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दिए हैं कि घड़ी के सेकंड वाली सुई जो है, सेकंड की जो सुई होती है उसका कोणीय चाल जो है रेडियन पर सेकंड में आपसे पूछा गया कि घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में है, माने कितना होता है। तो अब आप बात देखिए कि सेकंड वाली सुई जो है एक चक्कर जैसे ही लगाएगा सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बना देगा। हम आपसे कहे थे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ से सेकंड वाला सुई चलते चलते यदि एक चक्कर लगाएगा तो सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और कोणीय चाल का परिभाषा, एंगुलर वेलोसिटी का हम परिभाषा आपसे कहे थे, इकाई सेकंड में, यूनिट सेकंड में सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकंड में जो एंगल बनता है, तो एक चक्कर यदि घूमेगा तो कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड हो गया। मतलब कि 60 सेकंड में सेंटर पर कोण कितना बना? तो 2 पाई का कोण बना। 2 पाई का कोण बना। 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है। तो एक सेकंड में कितना एंगल बना? तो 2 पाई बटा में 60 हो जाएगा। 2 से इसको कटाइएगा 30 बार में, मतलब कि पाई बटा में 30 रेडियन पर सेकंड आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। कोणीय चाल का मान क्या हो जाएगा? पाई बटा में 30। एक बार फिर से समझिए, एक चक्कर जैसे ही सेकंड वाला सुई घूमेगा तो आपका 60 सेकंड पूरा हो गया होगा। एक सेकंड वाला सुई एक चक्कर लगाएगा तो पूरा समय कितना लगा? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 2 पाई का एंगल बना। तो एक सेकंड में कितना एंगल बना? तो पाई बटा में 30, पाई बटा 30। और 1 सेकंड में बने कोण को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, चाहे कोणीय चाल कहते हैं। तो इसका मान हो जाएगा आपका पाई बटा में 30 रेडियन पर सेकंड। आप लोग देखिए रेडियन पर सेकंड में मान कितना है? तो पाई बटा 30 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिए। ओके, बनाइए आप लोग। बनाते रहिए आप लोग। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इसको देख लीजिएगा अब आप लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि घड़ी के मिनट तथा आवर वाली सुई, माने घंटा वाला सुई के एंगुलर वेलोसिटी का अनुपात होता है। उसके कोणीय चाल का अनुपात आपसे पूछा है। किसका? मिनट के सुई का और घंटा के सुई का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको पहले बनाने का कोशिश कीजिए कि घड़ी के मिनट तथा घंटे वाली सुई के एंगुलर वेलोसिटी का अनुपात होता है। बनाइए आप लोग, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। चलिए देखा जाए। घड़ी का सुई जो है, मिनट वाला सुई, यह घड़ी हो गया मान लीजिए, इसमें मिनट वाला सुई यहाँ से चला, यहाँ से यदि एक चक्कर लगाया तो हो गया 60 मिनट। एक चक्कर जब मिनट वाला सुई घूमेगा तो कितना मिनट? 60 मिनट। और जैसे ही एक चक्कर घूमेगा तो वह 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन का एंगल बना देगा सेंटर पर। तो मिनट वाला सुई जो है, मिनट वाले सुई के लिए बात हो रही है,
मिनट वाला जो सुई है 60 मिनट में 2 पाई का एंगल बनाता है। तो अब आप देखिए कि 1 मिनट में यह कितना एंगल बनाया, तो 2 पाई बटा में 60 हो गया और 2 से इसको कटाइएगा तो 30 हो गया। 1 मिनट में मिनट वाला सुई जो है पाई बटा में 30 रेडियन का एंगल बनाया। चाहे ये भी कह सकते हैं 1 सेकंड में यदि निकाल देते तो वह हो जाता आपका रेडियन पर सेकंड, लेकिन 1 मिनट में यह पाई बटा में 30 रेडियन का एंगल बना दिया। इतना पहले आप लोग को दिमाग में आ गया। अब आवर वाला सुई के लिए बात कीजिए, घंटा वाला सुई के लिए, घंटा वाला सुई के लिए बात कीजिएगा। तो देखिए, तो एक चक्कर अगर घंटा वाला सुई चलेगा तो यह टोटल घंटा हो गया आपका 12 घंटा। 12 घंटा में एक चक्कर आपको लगाएगा, तो 12 आवर में यह सेंटर पर जो एंगल बनाएगा 2 पाई का एंगल बनाएगा घंटा वाला सुई जो है। अब आप देखिए कि 1 आवर में यह कितना एंगल बनाएगा घंटा वाला सुई। तो 1 आवर में जब निकालिएगा तो यह 2 पाई बटा में 12 हो जाएगा। इसको आप कटाते हैं 6 बार में, तो पाई बटा में 6 रेडियन का 1 घंटा में बना है। लेकिन यह कितना में निकाले हैं? 1 मिनट में। अब रेशियो निकालने के लिए आपको भी इसको 1 मिनट में ही देखना होगा। तो 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में इसके लिए बनाइएगा तो आप पाई बटा में 6 गुने 60 से भाग दे दीजिए, इतना रेडियन का आपको एंगल बना देगा। अब दोनों का आपसे कहता है कि अनुपात बता दीजिए कि कितना होगा। तो भाग लगा दीजिए दोनों में कि रेशियो बराबर अनुपात बराबर आप निकालते हैं। तो पाई बटा में 30 है और इसका मान है पाई बटा में 6 गुने 60 है। अब कटाइएगा तो देखिए पाई पाई कट जाएगा, 0 0 भी आपका कट जाएगा। ये 36 बटा में 3 हो जा रहा है। 36 बटा 3 कटाइएगा तो 12 बटा में 1 मतलब कि 12 अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें चॉइस देखिए 12 अनुपात 1 दिया हुआ है। आप लोग फिर से समझ लीजिए इसको। मिनट वाला सुई एक चक्कर घूमा तो कितना समय लगा? 60 मिनट। उतना में सेंटर पर कितना एंगल बना? 2 पाई रेडियन का। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 60 से भाग दे देंगे तो पाई बटा में 30 रेडियन का एंगल बन जाएगा। अब आवर वाला के लिए बात कीजिए कि 12 घंटा, एक चक्कर जब लगाएगा ना तो 12 घंटा हो जाएगा। घंटा वाला सुई जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। तो 12 घंटा में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाया। तो 1 घंटा में कितना बनाया? पाई बटा में 6। 1 घंटा में पाई बटा 6 का एंगल बना दिया। अब देखिए तो 1 घंटा में नहीं, यह भी निकाले हैं 1 मिनट में, तो इसको भी निकालिए 1 मिनट में, अथवा इसको 1 सेकंड में निकाल लीजिए तो इसको भी 1 सेकंड में। समय दोनों समान कर देना है आपको। तो 1 मिनट में जैसे ही इसको निकालेंगे तो 60 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये भी 1 मिनट में निकाल लिए कि कितना एंगल बनाया, ये भी 1 मिनट में देख लिए कि कितना एंगल बनाया। अब दोनों का रेशियो निकालिए तो पाई बटा 30 और पाई बटा में 6 गुने 60 हो गया। अब हल करेंगे तो 36 बटा 3 मतलब कि 12 बटा में 1, तो 12 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी आप लोग बना लीजिए, इस पर आप लोग टिक लगा दीजिए कि डी इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। बन गया होगा। देखिए एंगुलर वेलोसिटी हम बताए थे कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर सर्कुलर पथ पर चलता है तो इकाई सेकंड में अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकंड में, इकाई सेकंड में किसी पार्टिकल के द्वारा सर्कुलर पथ पर बने कोण को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो बन गया होगा। ओके, मिटा दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? आर त्रिज्या के वृत्त में एक कोण P जो है एक समान भी गति से चल रहा है, जिसमें C जो है वृत्त का केंद्र है और AB उसका व्यास है। तो A एवं C के परितः P का जो है कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर P पार्टिकल है। देखिए फिगर में आप लोग ध्यान दीजिए। इस सर्किल का व्यास AB है, C इसका सेंटर है।
यह कोण जो जब P पर जाता है तो C के परितः इतना कोण बनाया थीटा C, अब PA कोण जो है यहाँ पर बनाया है थीटा A। ये दोनों आपको दिया हुआ है कि तब कहता है आपसे कि दोनों के कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। हम कहे थे इकाई सेकंड में बने कोण को क्या कहते हैं, इकाई सेकंड में बने कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक समान चाल से गया है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको 1 सेकंड लगा, तो यहाँ पर थीटा C एंगल बनाया और यहाँ पर थीटा A कोण बनाया। क्लियर हो गया है। तो अब कोणीय वेग का अनुपात, तो कोणीय वेग भी जो होता है वह ओमेगा बटा में R होता है, ओमेगा इंटू R होता है, भी बराबर ओमेगा इंटू R होता है। अब C के परितः एक बार कहा है और एक बार कहा है A के परितः। तो A के परितः जब देखेंगे तो यह पूरा रेडियस जो है आपका 2R के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से घूमेगा ना तो ये पूरा ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ ना एंगल बना है तो एक बार A सेंटर हो गया, एक बार C सेंटर हो गया, क्योंकि A और C के परितः आपसे पूछा है। तो ओमेगा इंटू R हो गया, रेडियस सूत्र होता है, लेकिन रेडियस यहाँ पर कितना बना है 2R बना है। तो हम लोग ओमेगा का मान निकालेंगे तो V बटा में तो आपका R हो गया, लेकिन A वाला बिंदु के परितः जब लिखिएगा तो V बटा में यह 2R हो जाएगा ओमेगा का मान। आप B वाला पॉइंट के ओमेगा का मान लिखे हैं और यह ओमेगा का मान B के परितः यदि हम लोग लिखेंगे तो V बटा में केवल R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का मान जो है वह क्या दिया हुआ है, केवल R दिया हुआ है। समझ में आ रही होगी। देखिए गौर कर लीजिए, V वेग से जो है एक पार्टिकल इसमें घूम रहा है, एक बार सेंटर C को माना है, एक बार कहता है कि सेंटर आप A को मान लीजिए, तो एक बार रेडियस आपका 2R हो जाएगा, एक बार रेडियस आपका R हो जाएगा। अब कहता है कि A और C के परितः जो है इसका चाल का अनुपात बता दीजिए। तो कोणीय चाल का अनुपात पूछा है, तो आप क्या निकालिए कि WA रेशियो WB, तो यह है V बटा में 2R और यह दिया हुआ है आपको V बटा में R, और दोनों में भाग लगेगा तो R R आपका कट जाएगा, V आपका कट जाएगा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 का अनुपात आपका 2 आंसर इसका आ जाएगा। चॉइस में देखिए 1 अनुपात 2 यहाँ दिया हुआ है, ये आपका B आंसर हो जाएगा। बन गया होगा, बना लीजिए, बना लीजिए आप लोग। मिटा दें। चलिए 4 क्वेश्चन को देखिए। एकदम मन लगा करके बनाते रहिएगा आप लोग। कहता है चौथा क्वेश्चन देखिए, एक कण R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूम रहा है, इसका कोणीय चाल क्या होगा। सिर्फ कोणीय चाल का आपसे सूत्र पूछा है, मतलब कि ओमेगा बराबर क्या होगा, V बराबर अभी कहे हैं कि ओमेगा इंटू R होता है, तो ओमेगा बराबर आपका क्या होगा V बटा में R के बराबर हो जाएगा। कोणीय वेग बराबर V बटा में R होगा। ये सूत्र आपसे पूछा गया है, ये आप लोग जानते भी होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है। ओके चलिए 4 मिटा दें। 5 क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए। देखिए 5 क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, माने लीनियर मोशन में त्वरण संभव है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में त्वरण संभव है कि आपको सर्कुलर मोशन में संभव है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बात कीजिएगा चाल क्या है, अचर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चाल अचर है, मतलब कि भी आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया लीनियर वेलोसिटी में, पहले आप लीनियर मोशन में बात कीजिए, आप एक्सीलरेशन का सूत्र जब लिखते थे तो v माइनस यू बटा में टी कहते थे, चाहे आप कहते थे कि dv बटा में dt होता है, dv बटा dt, और v आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, मतलब कि इसमें त्वरण संभव नहीं है, क्योंकि त्वरण आपका 0 हो जाएगा। इस मोशन में आपका संभव नहीं है। लेकिन सर्कुलर मोशन में गौर कीजिए,
हम कहते थे कि सर्कुलर मोशन में आदमी दो तरह से मूव कर सकता है सर्किल में। एक तब जब उसका त्वरण कांस्टेंट हो, मान त्वरण नहीं, वेलोसिटी उसका नियत हो, तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और एक तब जब उसका जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, आदमी यहाँ पर उसका वेग कुछ हो, यहाँ वेग उसका कुछ हो जाए, यहाँ वेग उसका कुछ हो जाए, वेग बदल रहा हो और तभी भी वह सर्किल में घूम रहा है, एक इस ढंग से भी चल सकता है। दूसरा बात, उसका भी जो है हमेशा समान रहे और वृत्त में भी घूमता रहे। आपका यहाँ पर जो केस दिया हुआ उसमें यही कहा है कि अचर चाल से चलना चाहिए, कहीं भी उसका भी जो है बदलना नहीं चाहिए। हम आपसे बताए होंगे कि त्वरण जो है इसमें 3-4 टाइप्स के आपको पढ़ने थे। एक टाइप्स था आपका इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको बताए थे। एक आपको इसमें कोणीय त्वरण, इसको आप लोग कहते हुएगा। इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताए थे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यह एक्सीलरेशन जो होता है सर्कुलर पथ के हमेशा सेंटर की ओर लगता है। जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर हो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और अगर वेलोसिटी बदल रहा हो और चाहे वेलोसिटी नियत हो, हर हालत में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही वृत्तीय पथ में। ये आपको क्लास पीरियड में भी हम आपको समझाए होंगे, अथवा आप इसका जो है एक रीडिंग आप लोग दे दीजिए कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आप लोग देख लीजिए। तो यह एक्सीलरेशन जो होता है सर्कुलर पथ में हम कहे हैं कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो तभी भी कार्य करता है और वेलोसिटी बदल रहा हो तभी भी कार्य करता है। मतलब अगर सर्कुलर मोशन है तो वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जरूर है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का सूत्र आपको बताए थे कि v² में r के बराबर होता है, v² r के बराबर होता है। तो अब देखिए, तो आप लोग एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। यह तब लगेगा जब आपका v जो है कांस्टेंट हो जाना चाहिए। यह उसके मान को बताता है या इसके दिशा को जो है बताता है। इसके कारण जो है दिशा जो है बदलता है और इसके चलते उसके मान में परिवर्तन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर लगेगा v² में r, किस में? वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में। क्योंकि लीनियर गति में हम लोग देख लिए कि उसका त्वरण तो 0 होता है, लेकिन आप देखिएगा सर्कुलर मोशन में तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उसमें कार्य करता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। अगर भी कांस्टेंट हो, नोट कर लीजिए फिर से, भी कांस्टेंट हो, चाल कांस्टेंट हो, तो त्वरण किस गति में संभव होता है? तो सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि इस मोशन में आपका त्वरण 0 हो जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओके, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है। एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल v से घूम रहा है, तो पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? ओके, अभी आपको बताए हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वह v² r के बराबर होता है, ये आपको बता दिए। हाँ, अगर आपसे कहता है कोणीय त्वरण, आपसे पूछा है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछता है आपसे, एंगुलर एक्सीलरेशन। थोड़ा सा एक गौर कीजिए, आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताए थे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो कोणीय डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कोणीय डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा से आपको सूचित किया जाता है। सुनिएगा थोड़ा सा, तब पहले हम लोग इसका जवाब देंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कोणीय विस्थापन, एक रेखीय विस्थापन। रेखीय मतलब कि यहाँ से कोई बॉडी आया यहाँ तक, A से आया B तक, तो यह दूरी नाप लीजिए। आप कहिएगा कि मान लीजिए कि 6 फीट है, तो यह क्या हुआ? 6 फीट आपका, यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेखीय विस्थापन हो गया आपका।
रेखीय विस्थापन। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में एक आदमी यहाँ से देख रहा है इसको, ए और बी को, तो इसके नेत्र पर कुछ कोण तो बनेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एंगल बना, उस एंगल को हम लोग कहते हैं कोणीय डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। देखिए, आदमी डिस्टेंस का भी माप दो विधि से करता है, या तो सीधा रेखीय में करे, अथवा यह देखिए कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक गया, तो वहाँ से वहाँ गया तो हमारे नेत्र पर देखिए कुछ कोण बन गया। जो कुछ कोण जो बना वह आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों में जो रिलेशन होता है ये आपको हम बताए होंगे कि एस बराबर जो होता है वह आर इंटू थीटा होता है। जैसे ही आप थीटा में मतलब कि कोणीय वाला में आर से गुणा कीजिएगा वो रेखीय में बदल जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी में थोड़ा सा देखिए कि मान लीजिए कि आपका लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से कहते हैं। एक होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जैसे यह सूत्र आप याद किए हैं उसी तरह से यह भी सूत्र आप याद कर सकते हैं कि v बराबर लिखिए, देखिए यहाँ पर लीनियर वाला लीनियर के जगह पर r दे दिए, ये यहाँ पर एंगुलर की जगह पर ओमेगा है तो r ओमेगा आप कहिए कि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। ये लीनियर और एंगुलर में आप रिलेशन आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। फिर से देखिए, मान लीजिए कि इधर है लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन कोणीय रेखीय त्वरण इसको कहेंगे, जिसको a से आप डिनोट करते हैं। एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं। हम क्या कहे हैं, सूत्र आपको लिखना है तो लीनियर वाला के जगह पे लीनियर वाला ए लिख दीजिए, आर दीजिए, यहाँ पर अल्फा दे दीजिए। देखिए, एंगुलर में जैसे ही आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है लीनियर जो है क्वांटिटी निकल जाएगा। तो कहेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी बराबर आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन बराबर आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए तो ये जो होता है ए, मतलब कि आर से ही ना मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बराबर क्या कहेंगे कि ए बटा में आर होता है, ए बटा में आर होता है। ए का सूत्र आप ऐसे भी कह सकते थे कि डी वी बटा में डी टी होता है, डी वी बटा डी टी। ये तीनों आप लोगों को सूत्र शायद स्पष्ट आ गया होगा। अल्फा का सूत्र क्या हुआ जी, तो अल्फा बराबर ए बटा आर भी कह सकते थे, और ए का सूत्र चूँकि डी वी बटा डी टी होता है तो एक बटा आर डी वी बटा डी टी भी आप अल्फा का कह सकते थे। अब आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आइए, तब जवाब हम लोग देंगे। कहता है कि एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पथ में एक समान चाल से भी उसका कांस्टेंट है, भी क्या है, कांस्टेंट है, घूम रहा है, तो उसका कोणीय त्वरण क्या होगा। तो कोणीय त्वरण जो होता है रेखीय त्वरण बटा में आर होता है, और अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि रेखीय त्वरण ए जो होता है डी वी बटा डी टी होता है। अभी आपका कांस्टेंट है तो यह त्वरण आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप अल्फा का मान अब निकालिए तो कि एक बटा में आर, इसका मान आपका 0 हो गया है तो यह मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि कोणीय त्वरण का मान आपसे पूछा है तो यह मान आपका कहेगा कि 0 हो जाएगा। देखिए, वृत्तीय गति में एक समान चाल से यदि चलेगा तो वहाँ पर एक त्वरण आपको ज़रूर लगेगा। वह त्वरण अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि उसमें आपको सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र त्वरण जरूर लगेगा, चाहे कोई त्वरण लगे या चाहे न लगे। वृत्तीय पथ है तो अभिकेंद्र त्वरण है, कोई त्वरण हो सकता है कि 0 हो जाए, लेकिन अभिकेंद्र त्वरण कभी भी वृत्तीय पथ में 0 नहीं होगा। तो वह होता है वी स्क्वायर बटा में आर। अभी आप लोग को बताए हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वह वी स्क्वायर बटा में, एंगुलर नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको बताए हैं कि वी स्क्वायर बटा में आर होता है। लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन कहता है तो आप एंगुलर में और लीनियर में पहले आप रिलेशन को दिमाग में डालिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित करते हैं और
कोणीय जो है डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, इन दोनों में संबंध एस बराबर आर थीटा होता है। अब वेलोसिटी वाला भी याद कीजिए कि लीनियर वेलोसिटी को भी से या एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं, तो भी बराबर आर ओमेगा होता है। आर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एंगुलर एक्सीलरेशन को ए से, लीनियर एक्सीलरेशन को ए से, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से सूचित करते हैं हम लोग, और ए बराबर होता है आर अल्फा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अल्फा का मान क्या होगा, मतलब कि कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। तो कोणीय त्वरण बराबर आप यहाँ से सूत्र निकाल दीजिए कि ए बटा में आर होता है। ए चूँकि जब भी कांस्टेंट होता है तो ए का मान 0 होता है। एक समान चाल में, एक समान गति में, एक समान चाल में ए का मान 0 होता है। ए जब 0 हो गया तो ए बटा आर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 बटा में आर, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। हो गया। ओके, चलिए देखिए छठा क्वेश्चन को मिटाया जाए। आप लोग हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि कोई क्वेश्चन का दिक्कत हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए क्वेश्चन, मैं उसका आंसर जो है बना दूंगा। लेकिन तैयारी आप लोग करते रहिए। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन देखिए। फिर से थोड़ा सा गौर किया जाए। वहाँ पर हम कहे हैं कि रेखीय विस्थापन, एक बार गौर करा देते हैं, को एस से डिनोट करते हैं। ए से बी तक कोई बॉडी गया, इस दूरी को मापिए। अगर यह 5 फीट है तो इसको हम लोग रेखीय विस्थापन कहेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में हमारे नेत्र पर कुछ कोण बना, कुछ कोण को हम लोग मान लीजिए कि थीटा कहते हैं। नेत्र पर कुछ कोण बना, इसको हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कहते हैं। और कोणीय विस्थापन को थीटा से हम लोग डिनोट कर दिए, तो एस बराबर आपका आर थीटा सूत्र होता है। एस बराबर क्या होता है, आर थीटा। अब कहेगा मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पथ पर 5 मीटर के चाहे 6 मीटर के सर्कुलर पथ पर जो है चल रहा है। यहाँ से ए से चल करके बी पर आया, और बी पर आ करके सेंटर पर जो है आपका 30 डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो बताइए कि आप इसमें कि एंगल तो आपको दे दिया है, आपसे कहता है कि रेखीय विस्थापन बताइए कि क्या होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आपको पूछा है, आपसे पूछा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक क्वेश्चन को ही समझ लीजिए थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में अब आपको कुछ करना है नहीं है, एस बराबर आर इंटू थीटा, बशर्ते कि थीटा का मान रेडियन में होना चाहिए। आप लोग मैथ में पढ़े हुएगा कि थीटा बराबर एल बाई आर रेडियन होता है सूत्र में, थीटा बराबर एल बाई आर रेडियन होता है। तो यहाँ भी थीटा आपको डिग्री में नहीं, आपको थीटा जो है रेडियन में लेना होगा। तो एस का मान देखिए, आर का मान क्या दिया हुआ है 6, थीटा का मान 30 डिग्री रेडियन में बदलिएगा, पाई बटा 6, पाई बटा 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 कट जाएगा, बराबर पाई हो जाएगा मीटर, पाई मीटर आपका आंसर हो जाएगा। किसका मान हो गया आपका, रेखीय विस्थापन का मान हो गया। इस ढंग से आप जो है रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन से संबंधित प्रश्नों को आसानीपूर्वक बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए 7वां क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए 7 क्वेश्चन। एक कण जो है 1 मीटर त्रिज्या आपको दे दिया है 1 मीटर। ओके, वृत्तीय पथ पर, कौन सा पथ पर, सर्कुलर पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। देखिए वृत्तीय पथ में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। याद रखिएगा, प्रति सेकंड
लगाए गए चक्रों की संख्या जो है वह आपका आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अब प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाया तो 5 आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो n बराबर भी आपको 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 5 चक्कर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। कहता है कि अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मान क्या होगा। अभी आपसे कहे थे कि AC बराबर v² बटा में r होता है। अब आप सूत्र को और भी ढंग से लिख सकते थे कि v के जगह पर आप ओमेगा इंटू आर कहिए, अभी आपको बताए हैं, बटा इसका होल स्क्वायर है, बटा में r है। हल कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर r² बटा में r हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो एक सूत्र हो गया ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। ओमेगा का एक और सूत्र होता है कि 2πn भी होता है। 2πn का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, r हो गया। तो हल कीजिएगा तो 4π² n² इंटू r हो गया। मतलब कि आपको क्या चाहिए कि अभिकेंद्र त्वरण का तीनों सूत्र याद कर लीजिए आप लोग कि AC बराबर कहेगा तो कहेगा कि v² बटा में r, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है तो, और कहीं एंगुलर वेलोसिटी दे दिया तो कहिएगा कि ओमेगा स्क्वायर इंटू r होता है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी के रूप में आपसे कहता है तो कहिएगा कि 4π² n² r होता है। ये 3 सूत्र जो है आप याद कर लीजिए। टाइम पीरियड के रूप में रहेगा तो n के जगह पर 1/t कर देंगे हम लोग। तो चलिए 3 सूत्र आपको याद हो गया। अब आप इस क्वेश्चन पर आइए। r दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यहाँ देखिए r दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो AC बराबर 4π², n के जगह पर देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25 हो गया। और r का मान आपको 1 मीटर दिया हुआ है तो 25 के 100 हो गया π², 100π² हो गया। तो अभी केंद्र त्वरण देखिए 100π² हो गया। ओके, बन जाएगा। आप इसका यूनिट लिखिएगा तो कहिएगा कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उतार लीजिए इसको आप लोग। बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। 8 क्वेश्चन पर देखा जाए। मिटा दें। ओके, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। समान द्रव्यमान वाले, द्रव्यमान आपका क्या दिया हुआ है, इसमें समान दिया हुआ है। 2 कण की त्रिज्या, एक का त्रिज्या जो है r1 है, एक का r2 है। इस दो त्रिज्या वाले पथ पर कोई बॉडी जो है चक्कर लगा रहा है, उस पर आरोपित अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या होगा। FC बराबर हम आपसे कहे हैं कि mv² बटा में r होता है, mv² बटा r। अब देखिए समान द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो दोनों के लिए m ही लेना है, और साथ ही साथ समान चाल भी कहा है, दोनों का चाल भी समान है। तो आपका FC जो होगा इस स्थिति में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r का, चाहे r का आप कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस स्थिति में आप सूत्र क्या बनेगा कि F1 बटा में F2 बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उलट दीजिएगा कि R2 बटा में R1, R2 बटा R1 हो जाएगा। अब देखिए रेडियस भी दिया ही हुआ था R1 एगो का चीज़ R2, तो ये रेशियो क्या हो गया आपका R2 बटा में R1, ये आपको A में दिया हुआ है। इसको नोट कर लीजिए और तब इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। R2 बटा R1 हो जाएगा। ओके, 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कहता है। 9 क्वेश्चन देखिए। समान द्रव्यमान वाले 2 कण क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं। उन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल समान है। अभिकेंद्र बल समान है। देखिए क्या क्या समान दिया हुआ है, अभिकेंद्र बल समान दिया हुआ है, द्रव्यमान समान दिया हुआ है।
कहता है कि उसके कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। एंगुलर वेलोसिटी का आपको रेशियो बताना है। तो आप लोग जो है, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को देखते भी रहिए, और मैं सभी बच्चों को ये आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा जब बनाऊंगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख करके और हमारे ग्रुप में सेंड कीजिएगा कि 9 का आंसर क्या होगा। और हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन लड़के जो है इसको भेजना चाह रहे हैं। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर चल रहे हैं। उन पर लगने वाले अभिकेंद्र बल समान है। उनके कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? R2 रेशियो R1, R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, रूट अंदर R2 रेशियो R1, R2 स्क्वायर रेशियो R1 स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप लोग को टिक लगाना है कि कौन सा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ें। 10 क्वेश्चन आप लोग देखिए, 9 तक हम लोग देख लिए हैं, 9 आप लोग को बना करके दिखाना है। हमारे व्हाट्सएप में अथवा इसी में वीडियो में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करेंगे कि 9 का आंसर क्या होगा। एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है, चाल दिया हुआ है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तो उसके मुड़ने की त्रिज्या क्या होगी? हम कहे थे कि जब भी कोई चालक सर्कुलर पथ पर यदि गति करता है तो वह अपने केंद्र की ओर tan थीटा बराबर v² कोण से झुकता है। और फ्रिक्शन आपको कहता है कि घर्षण गुणांक म्यू जो होता है वह tan थीटा जो होता है वह म्यू के बराबर होता है। तो म्यू बराबर भी आपका v² के बराबर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है। तो r का मान यदि यहाँ से आप चेंज करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिएगा तो म्यू rg बराबर v² हो जाएगा। तो r का मान क्या हो गया कि v² म्यू जी के बराबर हो जाएगा। यही उसके मुड़ने की त्रिज्या होगी। अब आप वैल्यू देखिए क्या क्या दिया हुआ है। v का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो v² r बराबर 10 × 10 हो गया, v² हो गया। म्यू का मान 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जी का मान आपको कहा है कि 10 रखिए। तो ये 10 10 कट जाएगा, 10 यहाँ हटाएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 मीटर की त्रिज्या पर वह मुड़ रहा है। जिस पथ पर वह मुड़ रहा है उस पथ की त्रिज्या क्या होगी? 20 मीटर। आप आंसर देखिए, ये ए में दिया हुआ है। तो ये भी आप लोग बना लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले बना लीजिए, पानी पी लेते हैं हम, आप लोग बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहते हैं, मिटा देते हैं 10 को। ओके, लिख लिया आप लोग? 1 2 3। चलिए कहीं लिखने में दुविधा होगी तो वीडियो को भी पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए 1 kg द्रव्यमान की गेंद है, मास दिया हुआ है 1 kg, 2 मीटर लंबी रस्सी के एक सिरे से बांध करके ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। न्यूनतम बिंदु पर गेंद की चाल क्या होगी? यहाँ से बांध करके मान लीजिए कि यहाँ हाथ से पकड़ करके इस गेंद को हम लोग इस वृत्तीय पथ में घुमा देते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त हो गया ये। तो जहाँ से बांध करके घुमाएंगे, कितना केजी इसका मास दिया हुआ है? तो 1 kg का बॉडी है। ये रस्सी जो हुआ, जो लंबाई दिया हुआ है, यही आपका त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि यही रस्सी चारों तरफ जो है घूम रहा है। मतलब कि आपको 2 मीटर जो है इसका त्रिज्या दिया हुआ है कि r है। जो रस्सी की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या होगी। और न्यूनतम बिंदु पर वेग आपसे पूछा है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में अगर आप
थ्योरी को ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर हम आपको वेलोसिटी बताए हुए हैं कि यहाँ उच्चतम पॉइंट पर कहता है तो रूट अंदर आर जी, यहाँ कहता है तो रूट अंदर 3r(g), यहाँ कहता है तो रूट अंदर 5r(g) और यहाँ आपसे कहता है तो रूट अंदर 3r(g) के बराबर होता है। रेडियस आपका r होना चाहिए। तो आपसे पूछा है कहाँ, न्यूनतम बिंदु पर, तो न्यूनतम बिंदु पर रूट अंदर क्या हो गया 5r(g), यह लिखा हुआ है आपको 5r(g), न्यूनतम बिंदु पर यह वेग होता है रूट अंदर। मान रख दीजिए सिर्फ, तो देखिए कि रूट अंदर 5, r का मान 2 मीटर और g का मान 10, 5 दूनी 10, 10 दहा में 100 हो गया और 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड उसका न्यूनतम बिंदु पर चाल होना चाहिए। एक कम से कम बात हुआ है स्पीड का, इतना अगर उसका चाल रहेगा तभी वह वृत्त में एक चक्कर लगा सकता है। इससे अधिक रहेगा तब तो आसानी पूर्वक घूम जाएगा, लेकिन यदि इससे कम हुआ तो वह सर्किल पूरा नहीं कर पाएगा। तो न्यूनतम बिंदु पर उसका वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ए पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12 क्वेश्चन को। एक सर्कस में मोटरसाइकिल, मौत का कुआं वाला आप लोग देखे होइएगा, सर्कस में भी एक ग्लोब टाइप में मोटरसाइकिल वाला हमेशा घुमाता रहता है। तो एक सर्कल में मोटरसाइकिल जो है, सर्कस में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है। उच्चतम बिंदु पर उसका न्यूनतम वेग क्या होगा। देखिए न्यूनतम वेग पूछा है, हम अभी आपसे बता दिए कि यहाँ पूछता है तो रूट अंदर 3r(g), यहाँ पूछता है तो भी रूट अंदर 3r(g), क्योंकि यहाँ से यह r ही ऊंचाई पर ए भी है, ए भी है, सेम हाइट पर है। यहाँ पर रूट अंदर 5r(g) होना चाहिए उसको वृत्त में एक चक्कर लगाने के लिए, और उच्चतम बिंदु पर कहता है तो रूट अंदर r(g) के बराबर होना चाहिए। आपसे पूछता है उच्चतम बिंदु पर तो रूट अंदर r(g), रूट अंदर gr यहाँ दिया हुआ है, आप लोग डी पर टिक लगा लीजिएगा। ये चारों बिंदु पर आप लोग को वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो इस ढंग से आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को पहले बना लीजिए। ओके, देखिए इस ढंग से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को बनाते रहेंगे और आप लोग घर पर मेहनत करते रहेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहेंगे। 9 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, उसको बना करके और मैसेज में भी सेंड कीजिएगा, माने इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड करते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे जो है वीडियो बनाता रहूं। हर एक क्लास का मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।